50% अगर टैंक 6 आवर्स में फिल करेगा तो 100% को 12 घंटे लगेंगे। ये बात यहाँ पर देखना। पाइप बी कैन फिल 100% ऑफ द कैपेसिटी ना 18 आवर्स, तो बी को 18 घंटे लग रहे पूरा फिल करने के लिए। सी कहता है सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 9 आवर्स। 2 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो सीधा सीधा टाइम कितना लगेगा 36 डिवाइडेड बाय 1 करो तो व्हाट इज आंसर 36 ही आता है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ऐसे लिख दिया ए बी सी, ये लिख दिया। अब ABC लिखने के बाद में A ने जो भी पैसा लगाया वो 1.5 टाइम्स मोर है D से, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की। अब 18 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की है तो स्पीड का डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का मतलब 18, अगर 3 का मतलब 18 तो 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब 6, अगर ये 100 है वाटर तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इनिशियली क्वांटिटी क्या थी। नमस्ते दोस्तों, कल होने वाली आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, क्योंकि आप जानते हो कि टोटल 35 क्वेश्चन में से अगर आप 25 प्लस अगर बना के आते हो तो ही आपका सिलेक्शन प्रीलिम में निश्चित है, नहीं तो बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है। इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी आईएमपी टॉपिक के ऊपर फोकस करता है और जो अरिथमेटिक वाला पार्ट आता है जिसको आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से जानते हो या उसको मिसलेनियस भी लोग कहते हैं, उसको स्किप कर जाता है। तो मैं आज के लेक्चर में हम लोग वही कंडक्ट करने वाला है कि लास्ट के जो पीवीआई की क्वेश्चन पेपर था उसमें से जो 10 सवाल आए थे वो कौन से थे और विद इन अ कम टाइम में आप उसको कैसे अप्रोच बना सकते थे। तो चलिए पहले सवाल के ऊपर बात करता हूं। पहला सवाल ये कह रहा था, ये एक्चुअल पेपर है 2000 लास्ट ईयर में जो आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम पेपर से आया हुआ है, ठीक है। अ ट्रेन कैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and crosses a platform in a 20 second. प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, पोल इन अ 14 सेकंड। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, अब ये ऐसे समझेगा, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो ये मेरी ट्रेन है, यहां पर है प्लेटफॉर्म, ठीक है ऐसे। तो ट्रेन ने कहा कि उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 20 सेकंड में, यानी ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है खुद को और दोनों को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, जबकि पोल को क्रॉस करना मतलब खुद को क्रॉस करना होता है, इसको यहां पर लगा 14 सेकंड। तो हमें पूछा गया ट्रेन का प्लेटफॉर्म का लेंथ बताओ, यानी एल फाइंड करना है। यानी एक बात बताओ, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो हमारे पास में स्पीड तो ऑलरेडी दी थी ट्रेन की, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर इनटू चाहिए फिर। अब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, इस वजह से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब उसके बाद में सर टाइमिंग चाहिए, तो यहां से देखिए टोटल टाइमिंग है 20 का, ये है 14 का, 14 माइनस कर दो इसमें से तो ये बन जाएगा 6 का। तो बस इतना सा सॉल्व करना है, मैंने डायग्राम बनाई है बट एक्चुअली बताना चाहता हूं ये आप विदाउट डायग्राम ओरली बना सकते थे, ठीक है। यहां से देखिए 18 1 जार 18 कितना 4 जार, और 4 इंटू 5 करोगे 20, 20 इंटू 2 कर दो तो ये 120, तो 120 यानी 6 वाला आंसर का ये आना चाहिए। तो 120 वाला ऑप्शन यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कम टाइम में एक्चुअल सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आता हूं। ये वाला सवाल देखिएगा, गप्पू इन्वेस्टेड x रुपीज एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर के लिए, 8% सिंपल इंटरेस्ट लगाया 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड ही इन्वेस्टेड द सेम सम यानी रुपीज x फॉर द 4 ईयर के लिए एट 4% सिंपल इंटरेस्ट से इन द अनदर स्कीम, ठीक है। इफ द टोटल इन इंटरेस्ट ही गेट द गप्पू फ्रॉम द बोथ द स्कीम इज अ रुपीज 398 रुपीज, देन फाइंड द x की वैल्यू बताओ। यार दोनों में पैसा सेम है, जब दोनों का पैसा सेम है तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। अब बनाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर के लिए, तो आप एक बार यहां पर देखो 8 इंटू 3 कितना, 8 इंटू 3 24 प्लस यहां पर कितना आएगा 4 इंटू 4 कितना 16, तो पी आर एन डिवाइड बाय 100 हम लोग करते हैं, तो यहां पर कर दिया 100 और दोनों से जो पैसे बने थे वो कितना था 398। तो बस ये वाली स्टेप आपसे लिखनी है। तो दोनों की एडिशन अगर बात करें, दोनों की एडिशन समझ लीजिएगा, इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो नंबर कितना आएगा 40। अब ये मेरा 40 आ रहा है, 40 ये यहां पर 40 है और यहां पर 100 है। अगर मैं 40 और 100 को 20 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। अब 2 से यहां पर अगर मैं डिवाइड करने चले जाऊं तो 2 1 जार 2, फिर 2 1 के ऊपर 9 यानी 2 कितना 9 जार 18, फिर ये 9 जार 18। तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 5 इंटू 9 45, 45 5 कैरी कितना 4, 5 इंटू 9 45, 45 प्लस 4 कितना 50, 49, 49 9 कैरी कितना यार 4,
5 इंटू 1 जार 5, 5 प्लस 4 कितना 9, तो 995 ये वाला आंसर आना चाहिए, यानी जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया था डी में, तो ये वाला आंसर है। मैं ये बेहद ही सिंपल वाले सवाल होते हैं जो आप विद इन कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कम लिखा तो, जैसे प्रेजेंटेशन कम होना चाहिए। यहां पर दिखाने के लिए मेरा पर्पस है कि आपको कंसेप्ट भी पता हो, लिखते कैसे है, ठीक है, ये भी बताओ। तो ये सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड धीरज, राकेश और धीरज इनके दो लोग हैं जिनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:4 का, ठीक है। एज ऑफ राकेश 2 ईयर एगो, यार पास्ट में चल रहा है, 2 साल पहले, ठीक है, वॉज इक्वल टू एज ऑफ धीरज 4 ईयर है, तो धीरज को 4 साल के बाद में, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज इन द, तो धीरज का प्रेजेंट एज क्या आएगा? देखो पहली बात ये समझने का, धीरज का जो भी प्रेजेंट एज आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा राकेश को 2 साल पीछे लेके जाओ और धीरज को 4 साल फ्यूचर में लेके जाओ, दोनों की एज सेम हो जाएगी। तो मान लो यहां पर मैं ऐसे कर देता, अगर ये मैं मानता कि अगर धीरज, राकेश की एज 5x मान लेते हैं, तो 5x में से हम लोगों ने 2 साल पीछे लेके चले गए 2, और धीरज को हम लोगों ने 4 साल आगे लेके चले गए 4x + 4, ऐसे आता, ठीक है, वो इक्वल बता रहा है। तो आप यहां पर देखिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, ठीक है, और ये नंबर इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो 4 × 6 करना है खाली, तो 4 × 6 कितना 24, तो 24 नंबर का साल होना चाहिए, यानी ई इज द ऑप्शन। तो ये वाला आंसर था, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर बताया गया पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स। 50% अगर टैंक 6 आवर्स में फिल करेगा तो 100% को 12 घंटे लगेंगे, ये बात यहां पर देखना। पाइप बी कैन फिल 100% ऑफ द कैपेसिटी ना 18 आवर्स, तो बी को 18 घंटे लग रहे पूरा फिल करने के लिए। सी कहता है सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 9 आवर्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑल द 3 पाइप टुगेदर इन द आवर, दोनों तीनों को साथ में कितना लगेगा। तो देखिए यहां पर समझेगा, ए का अगर बात करें तो ए को टाइम लगता है 12 घंटे का, बी की अगर बात करें तो बी को टाइम लगता है कितना 18 आवर्स का, और सी का मानना है सी खाली करता है 9 आवर्स में। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर पहले उठा लेंगे। कौन सा नंबर होना चाहिए? 12 से डिवाइड, 18 से डिवाइड और 9 से डिवाइड। वैसे भी 18 के टेबल में जाएंगे, 18 बड़ा नंबर था 36, तो हमारी जो टैंक की कैपेसिटी थी वो 36 लीटर की थी, ऐसे मान लो 36 लीटर की थी। अगर 36 लीटर की कैपेसिटी है तो इफिशिएंसी की बात करते हैं, ए की जो इफिशिएंसी जो फील कर रहा है, मैं प्लस लगा रहा हूं यहां पर, 12 से डिवाइड करूंगा 3 लीटर पर मिनट में फील करेगा, ठीक है, पर आवर्स में, सॉरी। बी की अगर बात करें, बी भी फील करना चाहता है, बी को टाइम लगता है, कह रहा है वो कितना, बी को 18, तो ए बी का इफिशिएंसी हो जाएगी 2 लीटर पर आवर में। और सी कह रहा है मैं खाली करता हूं, सी की इफिशिएंसी की अगर बात करें वो खाली करता है, तो खाली कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, हाँ, तो 9 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। लेकिन ये तीनों ओपन है, अब तीनों ओपन है तो तीनों की इफिशिएंसी देखिए कैसे, ये 3 + 2 5, 5 - 4 करेंगे तो 1, तो सीधा सीधा टाइम कितना लगेगा, 36 डिवाइडेड बाय 1 करो तो व्हाट इज आंसर, 36 ही आता है। तो 36 आवर्स में आंसर आना चाहिए था, डी इज द आंसर है। बहुत ही कमाल के सिंपल सवाल होते हैं जिससे आप बना सकते थे, और ये बात निश्चित उतनी ही सच है कि अगर आपने अरिथमेटिक मैथ्स को स्किप कर दिया तो आप वो टारगेट रीच नहीं करोगे जो कि एग्जामिनर चाहता है। आप एग्जाम तो अच्छी तरह से दे के आओगे, लेकिन अगर आपको सच में एग्जाम निकालनी है 25 एंड अबव आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में स्कोर होना चाहिए, ये बात तय करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वाले पे देखना। अब मार्कअप ऑफ द गुड्स आर 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है, एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ ₹160, 160 रुपए का डिस्काउंट भी दे देता है, एंड ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200, तो 200 रुपए का फायदा होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये बता दो। तो देखिए एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे मानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा कितना 100% में, तो एमआरपी कितनी हो गई, एमआरपी हो जाएगी 180 की परसेंटेज में। अब जो एमआरपी होती है 180%, हाँ वो आया, और उसके बाद में उन्होंने कहा 160 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मान लेते हैं डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, एमआरपी के ऊपर देता है। तो हम लोगों ने ये कर दिया कि जो भी, हाँ तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगी, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू कितनी 180%, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने कितना कम कर दिया, इसमें से हम लोगों ने 160 रुपए कम कर दिए। अब 160 रुपए कम करने के बाद में, डिस्काउंट देने के बाद में जो प्राइस आती है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो होगी वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ होगा, प्रॉफिट तो आपको कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आया होगा, तो प्रॉफिट जो हुआ वो 200 रुपए का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी 100%, यानी ये x + 200 रुपीज, तो ये हमारा हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मैंने x मान ली या 100 मानो, अगर मैंने x माना तो भी उसकी वैल्यू मैं कंसिडर करता हूं 100% होगा।
अगर आपने कहा कि 80% हम लोगों ने उसकी मार्केट प्राइस रख दी, तो एमआरपी हमारी 180% हो जाएगी। किसकी 180% ऑफ द एक्स का? उनमें से हम लोगों ने डिस्काउंट कितना दिया? 160 रुपए, तो डिस्काउंट मेरा चला गया 160। ये रुपए है, ये परसेंटेज है। 160 रुपए चला गया। 160 रुपए जाने के बाद में ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से उसको फायदा कितना हुआ? फायदा प्रॉफिट हुआ 200 रुपए, तो ये तो 100% था हमारा। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस और ये मेरा प्रॉफिट, तो ऐसे बना के मेरी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि डिस्काउंट जाने के बाद में जो प्राइस बचती है दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी में से जो डिस्काउंट कम करते हैं वो सेलिंग प्राइस होती है। तो बस यहां पर सॉल्व करने का मेथड ये हो जाएगा, 100 इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो ये बन जाएगा 80% ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू जो -180 है तो यहां पर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 360 का। ये रुपए है, तो 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 4/5 लिखते हैं, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 90, और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 5 45, तो 4500 ये वाला आंसर आना चाहिए। यानी कौन सा रुपए था? 450 रुपीज, ये वाला आंसर था। ये वाले ऑप्शन को जरूर टिक कर देना। तो ये वाला सवाल था जिसमें आया था। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। एरिया दिया है सर्कल एंड रेक्टेंगल का, रेशियो है 11:6 का। ठीक है, उसके बाद में दे दिया रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 1:6 का। तो रेडियस और लेंथ का रेशियो दिया है। ठीक है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करो। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें तो वैल्यू फाइंड करना है यहां पर। हाँ, तो पहले देख लो, एरिया का मतलब, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, जबकि रेक्टेंगल और रेडियस का रेशियो हमारे पास गिवन है। देखो रेशियो कैसे दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे L इंटू बी, रेशियो दे दिया 11/6 का। ठीक है, उसके बाद में रेशियो है रेडियस और किसका? लेंथ का। तो यहां पर लिखते हैं रेडियस यानी R डिवाइडेड बाय L, इनका रेशियो है 1/6 का। ठीक है, यहां तक हमारे पास में b की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर की। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस का मतलब होता है यार ये नंबर, कौन सा? 2πr। ठीक है, अब 2πr निकालने के लिए बेसिक चीजें आप समझ लो कि हमें क्या क्या जरूरत है। 2πr के लिए हमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू r लगेगा, जो भी r की वैल्यू आएगी। इसके तहत पहली चीज ये देखना है कि जो भी आंसर आएगा हमारा वो 22 से डिवाइड होना चाहिए। 22 इंटू 2 मतलब 44 से भी डिवाइड होना चाहिए। 22 से डिवाइड होने का मतलब 11 से डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड होने की बात की जाए तो यहां पर मैं चेक करना चाहता हूं, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहां पर 11 से डिवाइड करना चाहो तो ये भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, यहां पर देखिए तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जार 11, फिर तो ये 2 पे 5 आ जाएगा, या 1 6, तो ये भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर देखा जाए तो ये 11 से डिवाइड होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये दो नंबर आपके 11 से डिविजिबल है, तो दोनों में से आंसर आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब दूसरी कंडीशन, वो नंबर 11 के साथ में किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से भी होना चाहिए। और 4 से नंबर कब डिवाइड होते हैं? ठीक है, या सही है नहीं, 4 से तो नहीं कर सकते, 2 से। तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये करेक्ट है। चलो, अब दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब काम कौन करेगा? अब काम करेगा कि वो नंबर रेडियस के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये दो नंबर हमारे फिक्स हो गए। अब रेडियस की बात समझे। रेडियस का रेशियो देखा जाए तो रेडियस 1 होता है जब लेंथ हमारी 6 होती है। रेडियस 1 होगा जब रेशियो मेरी 6 होगी। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि पाई इज द कांस्टेंट एंड बी इज द, पाई की वैल्यू कितनी है? तो देखिए, पाई की वैल्यू हम लोग ऐसे यहां पर वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते थे? 22 डिवाइडेड बाय 7। आर की वैल्यू मेरे लिए अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं, आर की वैल्यू पता नहीं है, तो आर की वैल्यू मैंने रेशियो में मान ली x। ठीक है, और एल की वैल्यू रेशियो के हिसाब से हो जाएगी हमारी कितनी? 6x इंटू, अब बी का नंबर हमें पता है सर, बी का नंबर ले लिया 7। ठीक है, और नीचे क्या आना चाहिए? 22 डिवाइड बाय 7 था, तो यहां पर और एक 7 जुड़ जाएगा। उनका रेशियो कितना आ रहा था? 11 डिवाइडेड बाय 6, ये यहां पर पुट किया था। अब थोड़ा कैलकुलेशन के तौर पे देखा जाए, डिवाइड करते समय क्या हो सकता है? डिवाइड करते समय ये वाला 6 ये वाला 6 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई डिवाइड हो सकता है? हाँ, तो एक और चीज हो सकती है, 11 1 जार 11 कितना? 2 जार हो सकता है। ठीक है, अब उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्रॉस भी अगर कर लिया जाए तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49। अगर 2x की वैल्यू 49 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 49 डिवाइडेड बाय कितना? 2।
अब 49 डिवाइड बाय 2 अगर x है मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है तो मैं यहां पर रख सकता हूं, ये जो मैंने नंबर यहां पर लिखा था ये मैं रख सकता हूं 49 डिवाइडेड बाय 2। अब जब मैंने 49 डिवाइड बाय 2 रखा तो यहां से 2 कैंसिल, 7 1 जार 7 7 जार और 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 7 2 जार 14, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी था यार, ये वाला आंसर। हाँ इसमें ये डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज यहां पर 2-3 कंसेप्ट उसने लगाए थे, एक तो मतलब ज्योमेट्री प्लस साथ में सर्कल उसके ज्योमेट्री में, और कौन सा था रेक्टेंगल, ठीक है, इनका कंसेप्ट से ओरिएंटेड। तो कुछ सवाल नहीं डायरेक्टली बन सकते थे, इसमें एक स्टेप आपको निकालनी पड़ेगी कि यहां से रेशो से भी आपको नंबर लग रहे थे। आधे सवाल तो यहां से खत्म हो गए थे कि डिविजिबिलिटी से ही पता चल रहा था। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला देखिए। 3 फ्रेंड्स है ए बी सी डी एंटर इनटू द पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 1.5 टाइम्स मोर देन डी, डी से 1.5 टाइम्स, और सी इन्वेस्टेड 20% मोर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ए। तो सी कह रहा है 20% ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ए से। ओवरऑल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज द 2400 रुपीज, देन द फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ द डी इन द रुपीज। तो डी को कितना पैसा मिलेगा, तो एक बात करता है ऐसा समझे, हाँ सिंपल बता दो, 3 लोग हैं, पैसा डिपेंड करता है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जबकि टाइम तीनों का सेम है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ऐसे लिख दिया ए बी सी, ये लिख दिया। अब एबीसी लिखने के बाद में ए ने जो भी पैसा लगाया वो 1.5 टाइम्स मोर है डी से, ठीक है, सॉरी यहां पर डी है, हाँ ए बी डी नाम दे दिया उन्होंने खाली डी। तो ए कह रहा है मैं जो भी पैसा लगाऊंगा डी से कंपेयर करूंगा, सी कह रहा है कि मैं जो भी पैसा लगाऊंगा ए से कंपेयर करूंगा। मान लेते हैं कि डी ने पैसा लगाया 100%, 100 रुपीज, तो ए ने बताया था कि वो 1.5 टाइम्स मोर लगाएगा, 1.5 टाइम्स मोर लगाएगा, मोर इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ तो मान लो अगर ये 100 है, 100 का 1.5 टाइम्स होता है 150, और 150 से ज्यादा लगा रहा है मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 250, ठीक है, परसेंटेज में इज अ 250, क्योंकि मोर इज द शब्द वहां पर 150 ऐड करना था। फिर उसने ये भी बात रखी यहां पर कि जो पर्सन बी है, बी कितना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, एंड द सी ए सी डी, सॉरी हाँ ये बी भी नहीं है यार, ये भी है कौन सा सी है, और ए ने कहा था, सी ने कहा था कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 20% मोर देन ए, 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। सी इन्वेस्टेड 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। सी कह रहा मैं इसका खाली 20% इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसका 10% 25, 20% कितना 50%, 50। तो सीधा सीधा डिवाइड करता है, 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 जार, ये 1 जार, ये कितना 5 जार। तो बताओ एडिशन 5 + 1 7, 6 6 + 2 8, तो 8 यूनिट का मतलब कितना हो गया पूरा पैसा, यानी कितना 2400 ऐसे। तो हमें पूछा पैसा किसको, डी को कितना मिलेगा, डी यूनिट का मतलब 2 यूनिट कितना आएगा, ये सवाल बनेगा। अब ये जो सवाल बनेगा डी का वैल्यू वो कितना आएगा, वो यहां पर आएगा। तो इसको सॉल्व करते समय देखना क्या करेंगे यार, 8 1 जार 8 कितना 3 जार, ये 300 इंटू 2 कर दो, व्हाट इज द आंसर 600। तो 600 वाला आंसर आना चाहिए, 600 ऑप्शन नंबर 1। तो ये वाले सवाल है बहुत ही बेसिक और सिंपल वाले सवाल है, बस खाली वो लेटर को प्रेजेंट कैसे करता है इसको जरूर चेक करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखो कैसे आता है। The ratio of the downstream speed of a boat and upstream speed of a boat is a 3:1, and the time taken by the boat to cover the 144 kilometer in the downstream is a 8 hours, and the time taken by the boat to cover the same distance in a still water is, तो सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में कितना कवर करेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ऐसे चेक करते हैं, यहां पर देखना कि अगर बोट ने कहा कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो गिवन है, वन इज द कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम, अनदर इज अ अपस्ट्रीम, इनका रेशियो गिवन है 3:1 का। अब एक बात देख लो, डाउनस्ट्रीम में हम लोग स्पीड का क्या करते हैं एडिशन, और अपस्ट्रीम में स्पीड का करते हैं सब्ट्रैक्शन, ऐसे हाँ बोट एंड स्ट्रीम के हिसाब से। फिर कहा गया टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 144 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में 8 घंटे लगे। तो मेरा ये मानना है हम लोग ऐसे करेंगे, 8 से सीधा इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जार 8, 8 जाने के बाद में फिर बचेगा कितना 6, 6 के ऊपर 4, 8 8 जार, तो 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की। अब 18 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की है तो स्पीड का डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का मतलब 18, अगर 3 का मतलब 18 तो 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब 6, यानी हम लोग डाउनस्ट्रीम को ए से डिनोट करते हैं तो वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई यार बी, तो वो आ गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, ये बन गया। और उन्होंने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। अब सेम डिस्टेंस नहीं, खाली बोट की स्पीड चाहिए, तो स्पीड बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये बोर्ड का स्पीड निकालने का तरीका है, दोनों का एडिशन करो यार, कितना 24 डिवाइड बाय 2 यानी 12, तो बोर्ड की स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा टाइम कितना लगेगा 144 किलोमीटर चलने के लिए, तो सीधा ये 12 का तो स्क्वायर है, टाइम इज इक्वल टू क्या 144 डिवाइड बाय 12 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 12 घंटे का टाइम लगेगा इस वाले सवाल में। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल, लेकिन हाँ ये जरूर देखना है टॉपिक कहां से आता है, बोट एंड स्ट्रीम से। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सवाल देखिए यहां पर कैसे दिया था, 4 men and 6 women can complete 150% of the work in 12 days, while the 3 men and 7 women can complete the half of the work in 5 days. Find the ratio of the efficiency of the man to woman. तो मैन और वुमन का इफिशियंसी बताओ। जो कंसेप्ट लगने वाला है वो क्या लगेगा, वर्कर 1 इंटू टाइम 1, जो उन्होंने टाइम लिया, डिवाइडेड बाय वर्क 1, जो उन्होंने काम किया, ये बराबर होता है वर्कर 2 बाद वाले वर्कर इंटू टाइम 2, उन्होंने जो टाइम लिया इज अ टाइम 2 डिवाइडेड बाय वर्क 2, ये वाले वर्कर्स ऐसे। तो ये कंसेप्ट है यार, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब हम लोग कंसीडर करते हैं पूरा काम जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब इस पे आता है, अब देखो मैं यही से इस सवाल को कैसे घुमा सकते थे। ठीक है, समझो पहले इसमें अगर वर्कर की बात करें तो 4 मेन है एंड 6 वुमन है, ये वर्कर बन गए, इन्होंने 150% काम किया 12 डेज में, ये 150 हो गया, इज इक्वल टू परसेंटेज है यार। हाँ, अब उन्होंने कहा कि 3 मेन है प्लस साथ में कितनी 7 वुमन है, उन्होंने काम कर दिया हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज, तो यहां पर हाफ वर्क का मतलब 100% काम यानी 50% काम कर दिया हाफ। अब उन्होंने कहा यार इफिशिएंसी बताओ मेन एंड वुमन का। ठीक है, तो चेक कीजिए, यहां पर बात करता हूं 50 1 जार 50 कितना 3 जार, 3 1 जार ये कितना 4 जार। ठीक है, अब डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16m प्लस 6 इंटू 4 24, W इज इक्वल टू इधर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15m और 7 इंटू 5 35W, ये वाला बनेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बात देखना, ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर आया आपका क्या खाली m आ जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड में 24 इधर जाएगा तो माइनस होगा यानी 11W आएगा, ये 11W। तो जब इफिशिएंसी की बात होती है नंबर देखो कैसे होता है, m की वैल्यू 11 है, W की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आंसर आएगा 11:1, यानी रेशियो कैसे चाहिए, मैन टू वुमन चाहिए तो 11:1 का आंसर आना चाहिए, 11:1 का, यानी बी इज द ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, तो ये जरूर चेक करना, और इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन कंटेंट जिसको आपको अच्छी तरह से देख के जाना है। और एक सवाल ले लेते हैं जहां से ये देखो यार, ये भी आया था, जो कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है, ये टॉपिक बिलोंग कर रहा है आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल कैसे आया, तो इसमें पूछा कंटेनर कंटेन द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर इनका मिक्सचर जो है उनका रेशियो दे दिया गया क्या, 50% मिल्क इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर। तो 50% मिल्क इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर, अगर वाटर मान लेते हैं 100% तो मिल्क कितना हो जाएगा 50% रेशियो। अब देखो 50 का मतलब होता है आप ऐसे मान लो 150%, ठीक है, 50% मोर यानी कौन सा 150 डिवाइड बाय 100, तो वो हो जाएगा आपका 3:1 का रेशियो, क्योंकि आपने 100 लिया था, हाँ, और ऊपर 150 लिया, सॉरी 2/3, 3/2, ये हो जाएगा, ये रेशियो आएगा, बिकॉज मिल्क हो जाएगा 50% मोर और ये वाटर, ये ऐसे आ गया। उसके बाद में बताया गया इफ अ 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द वेसल, ठीक है, देन द मिल्क बिकम द 100% मोर देन द वाटर। अब 100% मोर का मतलब होगा रेशियो जो आ रहा है आपका 2:1, अगर ये 100 है वाटर तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इनिशियली क्वांटिटी क्या थी, तो देखो मैं यहां पर ये बताना देता हूं कि मिल्क और वाटर इनका स्टार्टिंग का रेशियो 3:2 का था, बाद वाला रेशियो 2:1 का हो गया। कब हुआ, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया था, तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया था कौन सा 4 लीटर ऑफ मिल्क। अब मिल्क में अगर मिल्क ऐड करोगे तो मिल्क का रेशियो बढ़ना चाहिए, मिल्क की वैल्यू बढ़ना चाहिए, वाटर नहीं बढ़ना चाहिए, या वाटर कम भी नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नंबर सर वाटर सेम करना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सही कह सकते हैं, वाटर वाटर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कितना है 4, ये कितना है 2, तो 2 का 2 ही हो रहा है, लेकिन यहां पर पहले 3 था, 3 का 4 हो गया, तो 1 से बढ़ गया फिर तो 1 यूनिट से बढ़ा जो उसकी वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर की है यार। अगर 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो हमारा 3 + 2 यानी स्टार्टिंग में 5 यूनिट था, तो 5 की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल हो गया। क्रॉस कर लो, आंसर आएगा 4 × 5 कर दो, व्हाट इज द आंसर 20 लीटर। तो 20 लीटर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इस सेशन में, इसको जरूर चेक करना और जरूर देख के जाना। कल की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।
घबराना नहीं है, बट ये उम्मीद रखना 25+ स्कोर आना चाहिए, ये आपके हाथ में है। अरिथमेटिक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 10 मार्क्स है यार इस पे, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखिएगा। थैंक यू यार, मिलते हैं।